हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो पर। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के लिए आपके इंडेक्स नंबर सूचकांक के अंतर्गत सूचकांकों को ज्ञात करने की जो अलग अलग विधियां हैं उनके बारे में। हम कल बात कर चुके थे दोस्तों किसके बारे में, तो सरल समूही विधि के बारे में हम कल बात कर चुके थे, जिसका एक क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। और सरल समूही रीति जो है वो P01 इज इक्वल टू समीशन ऑफ P1 अपॉन में समीशन ऑफ P0 इंटू 100। समीशन ऑफ P1 का मतलब क्या था, तो चालू वर्ष में जो समस्त वस्तुएं हैं उनकी कीमतों का योग। और समीशन ऑफ P0 का मतलब था कि आधार वर्ष जो भी आप ले रहे हो उसकी वस्तुओं की कीमतों का योग। और P01 था कि आधार वर्ष के ऊपर या आधार वर्ष पर आधारित आप जो है चालू वर्ष की कीमत सूचकांक आप निकालेंगे। ठीक है, ये हमने सीखा था। अब हम नेक्स्ट मेथड जो करने वाले हैं ये किसके लिए बात कर रहे हैं, हम सरल अथवा अभारित सूचकांकों के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे भारित सूचकांकों के बारे में। तो पहले हम बात कर रहे थे, देखिए सरल समूह रीति के बारे में बात हो गई है सरल सूचकांकों के लिए। और दूसरा मेथड जो आता है वह आता है सरल औसत मूल्यानुपात रीति। इनके बारे में मैं बता चुका था कौन कौन सी विधियां हैं, ये देख लीजिए, पूरा एक टेबल के माध्यम से समझाया गया था, आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, उसे चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अब टॉपिक डालिएगा दोस्तों कि सरल औसत मूल्यानुपात रीति। देखिए सरल औसत मूल्यानुपात रीति। ठीक है, सरल औसत मूल्यानुपात रीति के बारे में बात करेंगे। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। इस विधि में क्या होता है दोस्तों, जो आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है एज इट इज वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पर नीचे जो है आपको एन और लगा देना है। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे P01 इज इक्वल टू समीशन ऑफ P0, सॉरी P0 तो नीचे आएगा, P1, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए P1 अपॉन में P0 इंटू 100 अपॉन में आ जाएगा n। क्या आ जाएगा, अपॉन में n आ जाएगा। तो P01 इज इक्वल टू समीशन ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन में n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। ये क्या है दोस्तों आपके, तो नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, और जो ये आपके लिखा हुआ है यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, हमारा प्राइस रिलेटिव्स। क्या है, प्राइस रिलेटिव्स, जो कि आपको मैंने पीछे बता दिया है कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो प्राइस रिलेटिव्स। और जो P01 है वो तो आपको पता ही है, ये क्या है दोस्तों, तो ये P01 आपका क्या कहलाता है दोस्तों, आधार वर्ष पर आधारित चालू वर्ष का कीमत सूचकांक। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पे बेस्ड और इस विधि का कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है वो हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आप क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, देखिए क्या होता है दोस्तों, उदाहरण आप जो पीछे जो हमने भी लिया था, आपको पहले मैंने बताया था, ये देख लीजिए एग्जाम्पल जो हमने पीछे लिया था उस मेथड के लिए वही लेना है, यानी वस्तुएं और ये 2009 की और 2010 की कीमतों के आधार पर ही लेना है। केवल यहाँ क्या करना है, हमें जो आइटम्स है उनका और भाग दे देना है तो अलग आंसर आ जाएगा और हम निकालते हैं। तो देखिए आप लिख लीजिए A B C D E F G और ये H। ठीक है, अब P0 यानी कि 2009 वाली जो क्वांटिटीज है वो मैं लिख रहा हूँ, तो 2 6 4 5 10 8 5 15। ठीक है, P1 यानी कि 2010 की करंट ईयर की जो है, तो 4 8 10 5 15 12 10 10। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, आपका P1 है, मैं लिख देता हूँ आपको दिखाई देगा इस पर। देखिए ये है P1, ये है P0 और ये है हमारी आइटम्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले प्राइस रिलेटिव्स निकालना है। तो मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ प्राइस रिलेटिव्स यानी कि PR निकालना है।
पी आर कैसे निकलेगा, तो पहला देखिए P1 अपॉन में P0 इंटू 100 कितना आ जाएगा, ये आ गया 200, क्योंकि ये इससे कटेगा 2 का 100 से मल्टीप्लाई 200। अब ऐसे ही इसको करेंगे 8/6 इंटू 100, तो 8/6 इंटू 100 का मतलब क्या होगा, 4/3 इंटू 100, 400 अपॉन में 3, यानी कि 133.33 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 5 अपॉन में 2 इंटू 100, 2 से ये कट जाएगा तो 250। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 100 ही, क्योंकि 5 अपॉन 5 तो 100 आ जाएगा। 3 अपॉन में 15 अपॉन 10 यानी 3 अपॉन 2 इंटू 100 यानी कि 150। ठीक है, फिर आगे वाला 3/2, 3/2 यानी वापस से 150। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 200, और ये कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 100 यानी 200, तो ये हो जाएगा 66.67। ठीक है, ये हमारे पास में प्राइस रिलेटिव्स आ गया है। अब हमें क्या करना होगा, इनका समीशन निकालना होगा, यानी समीशन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो देखिए 200 और 250 कितना हो जाएगा 450, 550 और 600, 700, 700, 850, 850 और 1050, 1050 और ये हो जाएगा 1088 और 100 जोड़ेंगे 1188, 1188 और 66, ये आ जाएगा आपके 1250। कितना आ जाएगा 1250.00 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास समीशन ऑफ पी आर तो आ गया, और फॉर्मूला क्या कहता है, तो P01 इज इक्वल टू समीशन ऑफ पी आर अपॉन में n। पी आर कितना है 1250 यानी कि 1250, अपॉन में वस्तुएं कितनी है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और वैसे भी सभी को पता होगा, रीजनिंग में पढ़ रहा होगा एच का नंबर कौन सा होता है 8, तो 8 पे आ जाएगा। अब ये 8 से आप काट दीजिए, कितनी बार कटेगा 8 एकम 8, कितना बचेगा 4 और 5, तो 8 पंजे 40, 5 0 यानी 8 चेंग 48, 2 0 तो यानी कि 8 दूनी 16, तो ये लगभग कट करके आ जाएगा आपके पास में 156.25, और यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई आपको, क्या करना था, केवल और केवल सरल औसत मूल्यानुपात रीति का फॉर्मूला जो है वो क्या कहता है, समीशन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, यानी कि P1 अपॉन P0 इंटू 100 का समीशन अलग अलग के लिए निकालेंगे, अपॉन में n यानी नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, उन पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया कि आधार वर्ष P0 जो कि 2009 था, और P1 जो कि 2010 था, पीछे एग्जाम्पल में मैंने समझाया था। फिर पी आर मैंने निकाल करके एक का बता दिया 4/2 इंटू 100, बाकी का डायरेक्ट लिख लिया मैंने, और फिर समीशन ऑफ पी आर कर लिया। समीशन ऑफ पी आर अपॉन में एन करते ही हमारे पास में P01 आ गया। बात समझ में आ गई। तो ये तो था दोस्तों सरल सूचकांकों के बारे में, या अभारित सूचकांकों की गणना करने के जो दो मेथड थे, कौन कौन से दोस्तों, तो दो मेथड मैंने आप लोगों को बताए थे, सरल समूही विधि और आपका था सरल औसत मूल्यानुपात रीति। ये दोनों विधियां मैंने आपके सामने डिस्कस करी। अब हम जो है दोस्तों मैं एक बार आपको वापस से दिखा देता हूं कि हमें अब जो है दोस्तों क्या करना है। देखिए अब हमारी आगे जो बात आती है, ये देखिए सरल तथा अभारित सूचकांक जो थे उनके बारे में हमारी बात कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये हमारी बात कंप्लीट हो चुकी है, ये वाली जो मेथड थी ये जो पूरा है कंप्लीट हो गया हमारा, ये कैडर पूरा। अब हम आएंगे बी भाग पर, यानी भारित सूचकांकों के ऊपर। तो भारित सूचकांक होते क्या है, फिर भारित सूचकांकों की भी दो विधियां हैं, भारित समूह रीति और भारित औसत मूल्यानुपात विधि। अब भारित समूह रीति के जो अलग अलग 7 भाग है उन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में दोस्तों, तो अब हम बात करने वाले हैं भारित सूचकांकों के बारे में। यानी जो सूचकांक आप बनाओगे, जो टेबल बनाओगे, उसके अंतर्गत उन वस्तुओं का भार भी डिसाइड होगा। क्या होगा दोस्तों, भार भी डिसाइड होगा। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ते हुए आ रहे थे, केवल और केवल अभी तक हमने केवल पढ़ा था अभारित, जिनका भार डिसाइड नहीं हो। ठीक है, तो अब टॉपिक डालिएगा भारित सूचकांक। भारित सूचकांकों से क्या तात्पर्य है, भारित सूचकांक यानी वेटेड इंडेक्स नंबर, इनके बारे में बात करने वाले हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है,
ये क्या होता है, देखिए दोस्तों, जब सूचकांकों की आप गणना करोगे तो आपको एक बात यहाँ पे हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी आप आइटम्स यूज कर रहे हो, जो भी वस्तुएं यूज कर रहे हो, क्या उन सभी वस्तुओं का महत्व या उनका तुलनात्मक अध्ययन अगर किया जाए तो क्या उनमें सभी में तुलना एक समान होगी? क्या उनका तुलनात्मक महत्व नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। और कितना तुलनात्मक महत्व है, अगर वो आपने डिसाइड करके बता दिया तो वही कहलाते हैं भारित सूचकांक। यानी कि आप जो वस्तुएं यूज कर रहे हो उनमें तुलनात्मक अध्ययन, कोई बड़ा है तो कितना बड़ा है, कोई छोटा है तो कितना छोटा है, कोई लंबा है तो कितना लंबा है, कोई बड़ा चौड़ा है तो कितना चौड़ा है, कोई मोटा है तो कितना मोटा, कोई पतला है तो कितना पतला, ये अगर आपने डिसाइड कर लिया, यानी तुलनात्मक अध्ययन आपको करना आ गया, तुलनात्मक महत्व आप समझ गए वस्तुओं का, तो आप जो है वहां पर जब अगर आपने तुलनात्मक जो करी उस तुलना को आपने व्यक्त कर दिया, तब आप भारित सूचकांकों की बात करते हो, और कुछ नहीं है। तो क्या जा सकता है स्पष्ट कि हम जो है तुलना करेंगे तो अब तुलना में भी देखिए कभी कभी तो हम क्या करेंगे, उसकी मात्रा बताएंगे कि इतनी मात्रा में अधिक है, इतनी मात्रा में कम है, या हम उसके भार के रेस्पेक्ट में बताएंगे कि इसका भार इतना है, इसका भार इतना कम है, बस वही कहलाता है भारित सूचकांक। तो अब भारित सूचकांकों को भी दो तरह से डिसाइड किया जाता है। एक होता है जब हम जो है किसी संख्या के रूप में हम क्या दे रहे हैं, उसका भार दे रहे हैं, यानी भार को किसी संख्या के रूप में प्रदर्शित कर रहे हो। और दूसरा मेथड होता है जब हम भार को जो है उपभोग की मात्रा के रूप में देते हैं। ठीक है, तो अब पहले हम बात करते हैं इसकी दो मेथड है, उसमें से पहले मेथड के बारे में। तो आप लिखिएगा फर्स्ट मेथड जो कहता है कि जब भार, क्या दोस्तों, भार किसी संख्या, जब भार किसी संख्या के रूप में दिए हुए हो। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है, जब भार जो है वो किसी संख्या के रूप में दे रखा हो तब आपको क्या करना है। तो देखिए बेसिकली जब भी भार दे रखा होगा तो आपके इंडेक्स नंबर की जो भी आपको सारणी दी जाएगी क्वेश्चन में, उस सारणी में स्पष्ट वेट डब्ल्यू का एक अलग से कॉलम बना हुआ होगा और अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग जो है वो दे दिया जाएगा। तो आपको वहां पर जो फॉर्मूला यूज करना है वो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो वहां आपको फॉर्मूला यूज करना है P01 इज इक्वल टू समीशन ऑफ आर डब्लू अपॉन में समीशन ऑफ डब्लू, ये यूज करना है। और यहाँ पर जो ये आपके आर है तो मैंने लिख दिया, जहाँ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके प्राइस रिलेटिव्स, यानी कि P1 अपॉन P0 इंटू 100, यही है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब जो है दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इससे संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को उसका बेसिक आइडिया भी बन सके दिमाग में कि आपको करना क्या होता है जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर पहले एक आइटम्स के बारे में लिख रहा हूँ, यानी आपको कौन कौन सी वस्तुएं दी गई है। ठीक है, तो A B C D और E, अब की बार हम 5 ही आइटम्स ले रहे हैं। ठीक है, हर बार ABCD ही लिखूंगा क्योंकि अलग अलग लिखना आपको जो है क्वेश्चन में दिखा हुआ मिल जाएगा। अब यहाँ पे राम श्याम घनश्याम कुछ भी आ जाए, यहाँ पर कुछ भी आ जाए, घड़े घोड़े कुत्ते कुछ भी आ जाए, आपको तो समझना है ना, तो ABCD से समझिए। अब 2009 की जो इनकी प्राइस है 2009 की, यानी आप P0 कह सकते हो, वो कितनी है, तो वो है 10, 12, 8, 14, सॉरी 14 मत लीजिए, बड़ी हो जाएगी, 4 कर लो इसको, 4 और 2। ठीक है, और 2010 की यानी कि P1 की जो वैल्यूज़ है वो कौन कौन सी है, तो देखिए कितनी है, 5, इसकी डबल 24 और 12 और वापस से आपके 12 और आपके 6। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तीसरी चीज़, वो यहाँ पर आपके सामने निकल कर के आ रही है। और वह तीसरी चीज़ क्या कहती है, तो वो है दोस्तों आपका वेट। क्या दोस्तों, वेट, भार, ये दे रखा है। और वो कितना दे रखा है, देखिए 3, 3, 2। इसका मतलब क्या हुआ, A और B जो है वो समान भार की, यानी कि समान है, उनका तुलनात्मक अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि समान ही है। लेकिन यहाँ पर जो ये हमारे पास में 2 नहीं है, यहाँ 5 है,
तो ये जो तीसरी वस्तु है इसका भार कितना आया 5, यानी ये जो तीसरी वस्तु है इसका महत्व ज़्यादा है, लेकिन तीसरी से कम है चौथी का, क्योंकि यहाँ पर 4 है दे रखा, ठीक है। ई का वापस से 5, यानी कि सी और ई का महत्व समान है। बस ये हमारे सामने इस प्रकार से एक जो है सारणी बन करके आ जाती है। मैं यहाँ पर आपके सामने इसे बॉक्स में बंद कर देता हूँ। एक सेकंड, आपको मैं नहीं करूँगा, तकलीफ नहीं दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। एक सेकंड बस, ये देखिए, अब समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को कि ये इस प्रकार से, सॉरी पेन भी ज़्यादा ही टेढ़ा चल रहा है। एक सेकंड, ठीक है, मैं ही बना देता हूँ। ये देखिए, ये इस प्रकार से आपके सामने सारणी बनी हुई आएगी, वो आप लोग समझ सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस प्रकार से आपके सामने एक सारणी बनी हुई आ जाएगी, जिसके अंतर्गत आपके पास में 4 कॉलम होंगे। एक में आपको क्या दे रखा होगा, वस्तुएं दे रखी होगी, एक में आपको बीएस वैल्यू दे रखी होगी, एक तरफ आपके करंट वैल्यू और एक तरफ आपका वेट। अब इस केस में आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसका बेसिकली जो फॉर्मूला है आपके सामने P01 वाला, कौन सा, ये देख लीजिए, समीशन ऑफ आर डब्ल्यू। अब समीशन ऑफ आर डब्ल्यू का मतलब है सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर एक और सारणी बनानी पड़ेगी और वहाँ हमें पी आर निकालना होगा। पी आर यानी कि P1 अपॉन में P0, यानी 5 अपॉन में 10, 1/2 और 100 से मल्टीप्लाई करते ही 50। मैं डायरेक्ट यहाँ लिखते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये 24 तो 2 आ जाएगा, तो ये 200, ये आ जाएगा 3/2 यानी कि 150, ये आ जाएगा आपके 300 और ये भी आ जाएगा 300, ठीक है। ये हमने जो है इसकी पी आर भी निकाल ली है, यानी कि प्राइस रिलेटिव्स भी निकाल ली है। अब देखिए पी आर आ गया हमारे पास में, और अब हमें क्या निकालना है, ये जो आर अगर इसे मानते हैं तो अब हमें निकालना है आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू का मतलब है आर इंटू डब्ल्यू करके निकालना है। तो अब आर डब्ल्यू जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए आर डब्ल्यू यानी कि आर इंटू डब्ल्यू, तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 3 150, 200 इंटू 3 600, 150 इंटू 5 750, 300 इंटू 4 1200 और 300 इंटू 5 1500। बात समझ में आई। तो ये हमारे पास में आर डब्ल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, समीशन ऑफ आर डब्ल्यू अलग से निकालना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला यही है कि समीशन ऑफ आर डब्ल्यू। तो अब इन्हें जोड़िए, 1500 12 2700, ठीक है, 2700 और 750, 2700 और 3000 3004, तो ये 3450, 3450 और 50 3500, 3600, 3600 और 4200, कितना आ जाएगा, 4200 आ जाएगा। यानी आर डब्ल्यू हमारे पास में सबमिशन करने पर आ गया है 4200। अब हमें क्या करना है, P01 इज इक्वल टू 4200 आ जाएगा ऊपर, एक सेकेंड, 4200 तो आ जाएगा हमारे पास में ऊपर, और नीचे आ जाएगा हमारे पास में समीशन ऑफ डब्ल्यू। अब समीशन ऑफ डब्ल्यू क्या है, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, ठीक है। तो ये अपॉन में आ जाएगा 20, ये 0 से 0 गया, ये 2 से कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये 0, 210। बस यही हमारा आंसर है। बताओ, इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है, इस टाइप का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वेट वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा, बस इस टाइप के ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। तो ये मेथड तो कब है, जब आप लोगों को भार जो है वो संख्या के रूप में दे रखा हो। तो भारित सूचकांक तो क्या होते हैं, जहां पर विशेष महत्व हो, और ये भारित संख्याओं का कंपैरिजन करना भी मैंने बता दिया कि जब आपको भार किसी संख्या के रूप में दे रखा हो, जैसे यहाँ दे रखा है 3 3 5 4 5, तब आपको क्या करना है, P01 इज इक्वल टू समीशन ऑफ आर डब्ल्यू अपन में समीशन ऑफ डब्ल्यू। अब आर डब्ल्यू का मतलब क्या है, पी आर इंटू डब्ल्यू करिए, तो 3 इंटू 50, 3 इंटू 200, 5 इंटू 150, 4 इंटू 300, 5 इंटू 300, समीशन कर लिया, 4200 आया, और फिर फॉर्मूला लगा दिया, जो कि हमारे पास में ये रहा फॉर्मूला। बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं आगे,
जब भार जो है आप लोगों का वो उपभोग की मात्रा के रूप में दे रखा हो, तब आपके जो है हमने आगे जो अभी मेथड पढ़े थे टोटल आपके कौन कौन से दोस्तों, आपके लेस्पियर मेथड, पास से विधि, ये सब मेथड अब काम आएंगे। अब हमारे कौन कौन से मेथड काम आने वाले हैं, जो मैंने आप लोगों को ये देखिए 7 मेथड्स बताए थे, मैंने आपको कल बताए थे जब पढ़ाया था तब। ये देखिए ये हमारे सामने जो है ये सभी मेथड्स अब काम आने वाले हैं। लेस्पियर मेथड, पाश्चे विधि, डार्बिस बाउले विधि, मार्शल एजवर्थ विधि, फिशर विधि, कैली विधि और वाल्स विधि, इन सभी का एक अलग अलग फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो आपका काम बन गया। ठीक है, तो भारित समूह रीति में भी 2 प्रकार के होते हैं। जब भार आपको जो है आपको भार जो है वो संख्या के रूप में दे दिया जाए, तब तो आपको इनमें से कोई 7 में से एक भी मेथड यूज नहीं करना, उसका सीधा फॉर्मूला मैंने पीछे बता दिया, P01 इज इक्वल टू समीशन ऑफ आर डब्ल्यू अपॉन में समीशन ऑफ डब्ल्यू यूज करना है। लेकिन जब भार आपको उपभोग की मात्रा के अनुसार दिया गया हो, उसमें मात्रा दे रखी हो कि आपने उपभोग कितना करा उसकी मात्रा दे रखी है, तब मात्रा में जब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, तब आपको ये लेस्पियर विधि, पाश्चे विधि, डार्बिस बाउले, मार्श एजवर्थ और ये फिशर वगैरह जो भी मेथड्स है, कैली, वाल्स, ये सभी यूज करने हैं। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं इसके बारे में कि ये जो मेथड है वो कहाँ यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं। ठीक है, चलिए आप लोग जो है नोट डाउन करते हुए चलिएगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब आप लिखेंगे जब जब भार उपभोग की मात्रा, भार जो है वो उपभोग की मात्रा के रूप में दिए हुए हो। ठीक है, तो जब आपको भार वो है, आपका जो भी भार है वो किस में दे रखा है, उपभोग की मात्रा में दे रखा है, तब हमें क्या करना है, तो सूचकांकों की गणना करते समय हमें तुलनात्मक महत्व को जो है दोस्तों हमारे इंक्लूड करना होता है। अब इंक्लूड करने के बाद में हमारे पास में अलग अलग मेथड्स आ रहे हैं, उन मेथड्स को हमें यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड हमें जो यूज करना है वो कौन सा आता है, तो वो आता है आपका लेस्पियर मेथड। ठीक है, लेस्पियर विधि। ठीक है, अब ये लेस्पियर विधि क्या कहती है, तो इस विधि में क्या होता है कि भारित सूचकांकों की गणना करते समय हमें आधार वर्ष में जो प्रयुक्त सामग्री है उसके भार को आधार माना जाता है। ठीक है, और इस विधि का सूचकांकों की गणना करने के लिए हमारे पास में फिर एक सूत्र आ जाता है, उस सूत्र का यूज करना है। तो क्या कर समझ में आई बात यहाँ पर कि जो आधार वर्ष में प्रयुक्त सामग्री है उसके भार को ही हमें आधार मानना है। और एक फॉर्मूला है जो कि आप लोगों के सामने मैं लिख रहा हूँ, P01 इज इक्वल टू होता है समीशन ऑफ P1 इंटू Q0 अपॉन में समीशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। बात समझ में आ गई। अब यहाँ जो ये Q0 है वो आधार वर्ष की मात्रा है, तो मैं लिख देता हूँ Q0, ये क्या है दोस्तों, आधार वर्ष की मात्रा है। ठीक है, Q0 तो क्या है, आधार वर्ष की मात्रा है। P0 और P1 जो है पीछे से हम बताते हुए आ ही रहे हैं, आप लोगों को समझ आ ही चुका है। तो कुछ नहीं करना है, उनका जो भी आधार वर्ष की मात्रा है उसका मल्टीप्लाई कर करके उनका समीशंस करना है, और कुछ भी नहीं करना, मतलब ये R के इक्विवेलेंट ही है अगर ऊपर और नीचे Q0 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब इस मेथड के बारे में कहा जाता है कि इससे जो भी आप सूचकांक निकालोगे वो ऊपरी पक्षपात अधिक होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, ऊपरी पक्षपात जो होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि ये जो है अधिक देता है वैल्यू, जो सूचकांकों की वैल्यू देता है वो अधिक देता है। तो आप इसमें लिखेंगे कि सूचकांक में ऊपरी पक्षपात अधिक, ऊपरी पक्षपात जो होता है दोस्तों वह अधिक होता है।
ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है कि लेस पेयर विधि सबसे पहला कि आधार वर्ष में प्रयुक्त सामग्री को आधार का जो भार का आधार मान लिया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज फॉर्मूला क्या कहता है, P01 इज इक्वल टू समीशन ऑफ P1 Q0 अपॉन में समीशन P0 इंटू Q0 इंटू 100। Q0 क्या है, तो आधार वर्ष की मात्रा है। इसमें सूचकांक जब आप निकालोगे तो सूचकांकों में जो है ऊपरी पक्षपात इसमें अधिक होता है। ठीक है, सेकेंड मेथड जो है दोस्तों वो आपका है पाश्चे विधि। पाश्चे विधि, ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए। मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहे इसका, तो भाई इसके जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो या तो फॉर्मूला पूछते हैं या ये लाइन जो लिखवा रहा हूँ वो पूछते हैं, और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें मैं एक साथ एक क्वेश्चन में ये सभी 7 के 7 मेथड्स का फॉर्मूला रिवाइज करवाऊंगा। तब 2 से 4 क्वेश्चन करवाने पर आपको 7 के 7 फॉर्मूले याद हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पहले मैं आपको फॉर्मूले बताना चाहता हूँ। अब इस विधि में क्या होता है, जब हम पाश्चे विधि को यूज करते हैं तो इसमें दोस्तों जो है आपने लेस पेयर विधि में क्या करा, आधार वर्ष के भार को आधार माना, जबकि यहां क्या होगा चालू वर्ष की मात्रा को आधार माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो यही लाइन पहले तो लिख लीजिए कि चालू वर्ष की मात्रा को आधार माना जाता है। ठीक है, चालू वर्ष की जो मात्रा होगी उसे ही हम इसमें आधार मानेंगे। दूसरी बात, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, तो समीशन ऑफ P0 P1 इंटू Q1 अपॉन समीशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। यहाँ पर Q1 का मतलब क्या है, तो Q1 का मतलब है चालू वर्ष की मात्रा, चालू वर्ष की मात्रा। ठीक है, चालू वर्ष की क्या है, ये मात्रा होती है यहाँ पर। अब ये दो मेथड जो है लेस पेयर विधि और पाश्चे विधि, इन दोनों में फर्क क्या है। पहला फर्क है, लेस पेयर विधि जो है वो आधार वर्ष की मात्रा को आधार मान करके बनाई जाती है, यानी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। जबकि पाश्चे विधि में क्या होता है, चालू वर्ष की मात्रा को जो है आधार माना जाता है। दोनों के फॉर्मूले में फर्क क्या है, तो आप लेस पेयर विधि में आधार वर्ष की मात्रा का मल्टीप्लिकेशन करते हो, जबकि पाश्चे विधि में क्या होता है, चालू वर्ष की मात्रा को आधार मान करके उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ठीक है, लेस पेयर विधि में सूचकांकों में ऊपरी पक्षपात अधिक होता है, जबकि जो पाश्चे विधि है उसके अंतर्गत आपके न्यून अनुमानित यानी कि अंडर एस्टिमेट आप होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि नीचे की ओर, या फिर आप कह सकते हैं नीचे या निचली और पक्षपात अधिक होता है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में इन दोनों का जो तुलनात्मक अध्ययन है इन दोनों विधियों का, वो हम दोस्तों कल की वीडियो में बात करने वाले हैं। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। अगर आप जो है मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए लंबी क्लास का भी ट्राई करता हूं, लेकिन आप लोग जो है दोस्तों, जो मैं ये 20-20 25-25 मिनट की वीडियो डाल रहा हूं ये भी आप लोग नहीं देख रहे हैं, और आप लोग देख रहे हैं कि चारों ओर सभी एग्जाम्स की डेट घोषित होते जा रही है दिन पे दिन। देख लीजिए आरपीएससी ने सभी का कैलेंडर जो है घोषित कर दिया है, उसी प्रकार से इसकी भी एग्जाम डेट आ जाएगी। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं हुई ना तो फिर दोस्तों आपको जो है कभी सिलेक्शन की सोचनी भी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते, बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते, कमजोर और बुजदिल दिलों के हाथों में राज नहीं होते, जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, दोस्तों उन सिरों पर कभी ताज नहीं होते। तो क्या कहा है दोस्तों मैंने कि बुलबुल के पैरों पर बाज नहीं होते, कमजोर और बुजदिलों के हाथ में कभी राज नहीं होते, जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, दोस्तों उन सिरों पर कभी ताज नहीं होते। तो आपको जो है लगातार मेहनत करनी है, झुक करके। ये नहीं कि कोई भी पूछे कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं तो आप झुक करके ये हर बार जवाब दे कि नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। अगर अपनी मेहनत करोगे दोस्तों तो आपको जो है सिलेक्शन 101% मिलेगा, और इसी वैकेंसी में भी मिलेगा। आप जो है ज़्यादा समय इस पे ना दें कब होगा एग्जाम, एग्जाम तो होगा, अब कोर्स होगा, और जब देखिए दूसरे एग्जाम्स हो रहे हैं तो ये एग्जाम भी हो जाएगा। अब कब होगा ये तो
1 या 2 दिन की बात है, या तो 2 दिन पहले हो जाता है या 2 दिन बाद हो जाता है, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो कंटिन्यूसली पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद में वो तो खुशियाँ मनाते हैं। और जो ये सोचते रहते हैं ना कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, वो फिर बाद में यही कहते रहते हैं कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। तो ये आपको नहीं कहना है और अपनी पढ़ाई पर लगातार कंटिन्यूसली बने रहना है। ये नहीं कि एक दिन जोश में आकर के 4 घंटे पढ़ ली और दूसरे दिन देखा तो 4 मिनट भी नहीं पढ़े, ये नहीं करें। कंटिन्यूटी इज द पावर ऑफ सक्सेस। आपकी जो सक्सेस की या आपकी पावर की, जो आपकी सक्सेस की शक्ति होती है, वो केवल और केवल आपकी कंटिन्यूटी पे डिपेंड करती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।